Hello guys, welcome to my channel and we are starting chapter 1 of civics. तो मैं ये रेगुलर स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट चैप्टर से एंड चैप्टर वाइज मैं सारे चैप्टर्स को एक बार समझाऊंगी। सिविक्स से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे को लगा सिविक्स से स्टार्ट करना सही रहेगा तो सिविक्स से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, मैं थोड़ा बहुत पहले इसको समझा दूँगी पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी के थ्रू। थोड़ी गंदी बुक है, उसको मत देखना, बस हाँ ये देखना कि जो मैं समझा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं जो क्वेश्चन आंसर हैं जो इम्पोर्टेंट है या जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं बोर्ड्स वगैरह में, या क्वेश्चंस नॉर्मल भी किसी के आए हैं अगर मिड में भी, मिड टर्म में भी, तो फिर मैं उसको करवा दूँगी। ये क्वेश्चन है, जो ड्राइंग या नॉल है ये सारी चीज़ को छोड़ देना, क्योंकि मैंने भी अपने स्टूडेंट से लिए तो वो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। ठीक है, ओके। वी आर स्टडिंग चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। विद दिस चैप्टर ओवरव्यू एक बार जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा 9th पे, उसको एक बार देख लेते हैं। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टडी लास्ट ईयर। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के बारे में। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन। तुमने पढ़ा होगा कि लास्ट ईयर डेमोक्रेसी की जितनी भी पावर है वो सिर्फ एक ऑर्गन के साथ नहीं रहती है। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो पावर है वो हर किसी के साथ शेयर हो रखी होती है, लेजिस्लेचर के पास भी होती है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के पास होती है। डेमोक्रेसी इसी तरीके से डिज़ाइन है। इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर, इसमें भी और नेक्स्ट टू जो चैप्टर्स हैं उसमें भी वी स्टार्ट टू स्टोरी फ्रॉम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो बेल्जियम और श्रीलंका है उनकी स्टोरीज देखेंगे, उनकी डेमोक्रेसी कैसी है वो देखेंगे। वो 30 स्टोरी, ये जो दोनों स्टोरी है दोनों में ही डेमोक्रेसी हैंडल करते हैं, दोनों ही हैंडल करते हैं और डिमांड करते हैं पावर शेयरिंग की। किस तरीके से पावर शेयरिंग होती है वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। द स्टोरी यील्ड सम जनरल कंक्लूजन, कुछ कंक्लूजन भी हम इसमें देखेंगे कि क्या है पावर शेयरिंग, जो किस तरीके से है, सारी चीज़ें कंक्लूजन हम देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और आगे के जो 2 चैप्टर हैं उसमें भी आप लोग देखोगे कि पावर शेयरिंग वगैरह किस तरीके से। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, बहुत छोटी कंट्री है यूरोप में। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा जो हमारा है ना, इतना समझ लो, उससे भी छोटा है हमारा बेल्जियम। इट हैज़ बाउंड्री, इसकी बाउंड्री किस किस से मीट कर रही है, किसके साथ है? फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ। ये चारों हैं और ये चारों आपको लिखने हैं कि किस किस के साथ। कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे जब आप पढ़ रहे होते हो, बुक से भी पढ़ रहे होते हो, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आप मार्क किया है कि जो हमारा बेल्जियम, ये 1 मार्कर में आ जाता है कि कौन सा है, किसके साथ बॉर्डर बेल्जियम नहीं मीट कर रहा है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। तो किसके साथ कर रहा है? फ्रांस के साथ। ऐसे आप बनाओगे, पॉइंट्स हैं ये जो आप बनाओगे तो आपको खुद ही याद रहेगा। नीदरलैंड के साथ मैं लिख रही हूँ, मेरे को याद है, आपको भी याद रहनी चाहिए, आप लिखोगे तो याद रहेंगी। और ये डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाते हैं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आ जाएगा लेकिन एमसीक्यू आ जाता है। इट हैज़ पॉपुलेशन, इसकी जो है पॉपुलेशन हम देखें तो बहुत कम है, मतलब मुश्किल से 1 करोड़, जो कि हाफ है हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उसके। द एथनिक कंपोजिशन, जो अगर हम इसका देखते हैं पूरी कंट्री का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है? कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि हम देख रहे हैं इस कंट्री का जो टोटल, इस कंट्री का टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन हम जो देख रहे हैं वो किस तरीके से डिवाइड है। 59 जो है वो परसेंट लिव इन फ्लेमिश रीजन। ये कहाँ पे रहता है? रहता फ्लेमिश रीजन में। ये याद रखना, एमसीक्यूज के थ्रू भी नॉर्मली आ सकता है और रीजन एंड कॉज एंड रीजन स्टेटमेंट कंक्लूजन के बेस पे भी आ सकता है। फ्लेमिश रीजन में रहते हैं लेकिन बोलते क्या है? स्पीक डच। एंड सेम अगर हम देखें तो 40% है, अनदर 40% जो है वो हमारा कहाँ रहता है? वेलोनिया। और स्पीक क्या करते हैं वेलोनिया रीजन में? और स्पीक क्या करते हैं? स्पीक फ्रांस, ये फ्रेंच बोलते हैं। और इसमें भी अब फ्रेंच बोलते हैं। जो रिमेनिंग 1% बच गए हैं बेल्जियन स्पीक, जो बेल्जियन के अब रिमेनिंग कुछ 1% बचे हैं, वो कौन क्या बोलते हैं? वो स्पीक करते हैं जर्मन। क्या बोलते हैं वो? जर्मन। तो और अब ये तो हो गया पूरे, ये बेल्जियम की बात है, लेकिन अब बेल्जियम में कोई कैपिटल भी होगी, तो इसमें इसकी जो कैपिटल है, अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या सी है हमारी इसमें? ब्रुसेल।
अब इस कैपिटल में भी बहुत अलग तरीके, इसमें दिखाई दे रहा है डच बोलने वाले 59%, लेकिन डेट मीन्स मेजॉरिटी जो है वो डच वाले हैं टोटल बेल्जियम के अंदर। लेकिन अगर हम यही ब्राज़ील के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर हमें जो दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा है कि 80% जो है फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और सेम 20% जो है डच बोलने वाले लोग हैं। देख रहे हो, कैपिटल है ये, कैपिटल के अंदर फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा है। टोटल में तो डच बोलने वाले ज़्यादा होंगे, लेकिन कैपिटल के अंदर फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं। ये मेरे को समझाना है, इसलिए मैं लिख के समझाया। मेजॉरिटी फ्रांस, जो मेजॉरिटीज़ जो हम देख रहे हैं फ्रेंच स्पीकिंग जो है रिलेटिवली रिच मानी जाती है वहाँ पे, कि उनके पास पावर ज़्यादा है। तो ये जो है एक रिसेंटमेंट, हेटफुल जो होता है वो एक लेके आता है डच स्पीकिंग लोगों के बीच में, कि हम मेजॉरिटी है लेकिन हम इतने रिच नहीं है। वो होता है ना, एक मेजॉरिटी है तो हमारे पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए टाइप, पावरफुल होनी चाहिए। तो वो एक रिसेंटमेंट, हेटफुल लेकर आता है, जो कि बाद में क्या है हम देखते हैं कि हु गॉड बेनिफिट, किसके पास बेनिफिट है, वो इस तरीके से बाद में हम देखते हैं। दिस लेड टू टेंशन, ये टेंशन लेकर आता है कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों के बीच में हेटफुल है। तो ड्यूरिंग द 1950 और 1960 के बीच में क्या होता है, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्यूट हो जाता है इन द ब्राज़ील में। जो क्या होता है 80% फ्रेंच और 20% जो है डच है, तो इसलिए ब्राज़ील में ज़्यादा हमें देखने मिलता है, स्पेशल प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है, क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी है, नॉर्मल तो मेजॉरिटी है, ठीक है, कंट्री में, लेकिन वो माइनॉरिटी बन जाते हैं कैपिटल में। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मतलब एक बार मैं बता देती हूँ। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी 50% से प्लस है, 51, 52, 53, 52 हो गया, 59 हो गई, ये सारे परसेंट जो है मेजॉरिटी में। अगर ये कम है 30% हो गया, 40% हो गई, ये सारे माइनॉरिटी में। लेकिन डेट मीन्स कि कम, कंट्री में कम है। जो ज़्यादा है उसे मेजॉरिटी बोलते हैं, जो कम है उन्हें माइनॉरिटी बोलते हैं। तो यही बोला हुआ है कि हम लोग पूरे कंट्री में तो मेजॉरिटी है, लेकिन अगर हम कैपिटल देखते हैं तो कैपिटल में हम माइनॉरिटी बन जाते हैं। तो वो एक हेटफुल इनके यहाँ से निकल के आती है। लेट अस कंपेयर दिस सिचुएशन इन अदर कंट्री, दूसरी कंट्री में इस सिचुएशन को देखते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइसलैंड नेशन है, जस्ट कुछ ही किलोमीटर का जो है हमारा अगर इस तरीके से बना हुआ है, ये रहा हमारा इंडिया। तो इंडिया से थोड़ी सी तमिलनाडु के पास में कुछ ही किलोमीटर के बाद में हमें देखने मिलता है कि ये हमारा श्रीलंका है। तो ये बोला हुआ है तमिलनाडु से थोड़ा ही दूर हमें श्रीलंका देखने मिलता है। इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी हम देखते हैं कि 2 करोड़ आसपास पीपल, अबाउट 2 करोड़ पीपल हमें देखने को मिलता है इसके पास। सेम हरियाणा में जितने हैं उतने हमें श्रीलंका में मिलते हैं। लाइक द अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका जो है डाइवर्स पॉपुलेशन, जैसे बाकी साउथ एशिया में बहुत डाइवर्स लोग हैं, कल्चरल अलग है, रीजन अलग है, वैसे ही इस तरीके से मेजर जो सोशल ग्रुप हमें यहाँ देखने मिलता है सिन्हाला। ज़्यादातर हमें सोशल ग्रुप क्या देखने मिलता है यहाँ पे, हमें सिन्हाला देखने मिलता है। इसको ऊपर करते हैं, हम देखते हैं कि हमें श्रीलंका में जो हमें देखने मिल रहे हैं वो सिन्हाला है। और ये सिन्हाला है कितने परसेंट, ये 74% है, 74%, ठीक है। वही हम अगर देखते हैं तो 18% हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे तमिल स्पीकिंग, जो तमिल बोलते हैं, ठीक है। अब इस तमिल में भी ये जो है, इस तमिल में भी आप देखोगे कि कुछ डिवीजन है। इसमें भी जो 30% जो है वो है जो नेटिव ही है, मतलब जो यहीं पे पैदा हुए हैं। एक होता है कि जो नेटिव है यहीं पैदा हुए हैं तो तमिल, लेकिन श्रीलंका में पैदा हुए, और एक है जो इंडिया में पैदा हुए थे, हैं तमिल लेकिन कहाँ पे पैदा हो गए, हमारे इंडिया में पैदा हो गए, 5% ऐसे। तो जो हमारे वहीं पे पैदा हुए हैं, हाँ, हम उनको बोल देते हैं श्रीलंकन तमिल। इनको क्या नाम दे देते हैं हम कि ये श्रीलंकन तमिल है। और नॉर्मल हमारे क्या हो जाते हैं, वो नॉर्मल इंडियन तमिल कहलाते हैं, क्योंकि वो इंडिया में ही पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये लोग श्रीलंका में ही पैदा हुए हैं। तो मैं एक चीज़ रीड करके बता देती हूँ। देखो, द मेजर सोशल ग्रुप हमें देखते हैं सिन्हाला का दिखाई देता है 74%, तमिल स्पीकिंग का हमें देखने को मिलता है 18%। उस 18% में भी 2 ग्रुप में डिवाइड है कि तमिल के नेटिव हैं कुछ लोग, तमिल के नेटिव मतलब वहीं पे तमिल नेटिव है, दैट मीन्स वो श्रीलंकन तमिल बोला गया, वहीं के नेटिव है जो श्रीलंका के। और जो बाकी बचे हुए हैं, 4 फादर उनके आए हैं इंडिया से उनके 4 फादर आए हैं। तो इस तरीके से उनको इंडियन तमिल बोला गया। एज यू कैन सी, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मैप पे कि यहाँ पे तमिल जो है कॉन्सेंट्रेटेड, हमें दिखाई दे रहा है कि श्रीलंकन तमिल जो वहीं पे उनके जो पूर्वज वगैरह हैं वो वहीं पे पैदा हुए हैं, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है, नॉर्थ में दिखाई दे रहा है और ईस्ट में दिखाई दे रहा है, ये चीज़ यहाँ बोली हुई है। और मोस्ट ऑफ द सिन्हाला जो जाके हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें यहाँ वाले पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादातर हमारे सिन्हाला जो स्पीकिंग है वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट है,
और जो तमिल है, तमिल में हिंदू और मुस्लिम दोनों आ जाते हैं। 7% क्रिश्चियंस हैं पूरे में, 7% जो हमें दिखाई देते हैं क्रिश्चियन है। वो आर बोथ क्रिश्चियन जो है दोनों हो सकता है, तमिल भी हैं और सिन्हाला भी हैं। क्रिश्चियन जो है तमिल भी, सिन्हाला भी। अब ये दो चीज़ें हमें समझ आती हैं कि सिन्हाला जो है वो बुद्धिस्ट है, लेकिन तमिल में जो है हिंदू मुस्लिम दोनों आ सकते हैं। क्रिश्चियन जो है वो तमिल भी हो सकते हैं, सिन्हाला भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इमेजिन करो व्हाट कुड हैपन इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में अगर हमारे बेल्जियम है, डच कम्युनिटी को टेक द एडवांटेज इन न्यूमरस मेजॉरिटी। डच कम्युनिटी बहुत सारी एडवांटेज ले रही है, ठीक है, फोर्स भी कर रही है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग है और जर्मन स्पीकिंग है उनसे ज़्यादा न्यूमरस मेजॉरिटी वो ले रही है। दिस वुड, ये जो है पुश करता है कन्फ्लिक्ट, ऑब्वियसली ये इससे कन्फ्लिक्ट हो गया। दिस कुड लेड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन। इससे पार्टीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। बोथ साइड कुड क्लेम, दोनों साइड क्लेम कर सकती है। डच वाले भी बोल सकते हैं कि हम हमारा हमारा है ये ब्राज़ील, ये जो कैपिटल है। और फ्रेंच वाले ही बोल सकते हैं, डच वाले बोलेंगे हमारी मेजॉरिटी अगर पूरे कंट्री में है तो हमारी ही कैपिटल में है। फ्रेंच वाले बोलेंगे कि हमारी यहाँ पे है कैपिटल में तो ये हमारी रहनी चाहिए। दोनों इस तरीके से लड़ाई ये जो है कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड एक दूसरे वो क्लेम कर सकते हैं उस जगह को, ब्राज़ील को, कैपिटल को। श्रीलंका में क्या है, सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉय कर रही है, बहुत मेजॉरिटी है उसके पास, इसलिए। तो इससे जो है पूरी एंटायर कंट्री में नाउ आप पढ़ेंगे कि दोनों की सिचुएशंस क्या है। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। जो श्रीलंका है वो इमर्ज हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। लीडर जो थे सिन्हाला कम्युनिटी के, वो शॉर्ट टू सिक्योर डोमिनेंस, उनका ज़्यादा डोमिनेंस दिखाई दिया। डोमिनेंस मतलब ज़्यादातर उनका ही दबदबा दिखाई देता है, हमें मेजॉरिटी ज़्यादा दिखाई देती है श्रीलंका में सिन्हालास की, ठीक है। एज अ रिजल्ट जिससे डेमोक्रेटिकली इलेक्शन गवर्न जो है adopted a series of majoritarian measure of established सिन्हाला सुप्रीमेसी। जिससे क्या हमें देखने मिलता है कि सिन्हाला की सुप्रीमेसी है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हम सिन्हाला देखने मिलते हैं। 74% काफ़ी होता है। इन 1956 एक एक्ट पास होता है जो रिकॉग्नाइज क्या करता है कि सिन्हाला जो है सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। अब यहाँ पे तमिल भी रहते हैं, तमिल बोलने वाले भी रह रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिन्हाला को क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज ही बना दी और डिसरिगार्ड कर दिया तमिल को। अब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट फॉलो कर रहा है अब प्रेफरेंशियल पॉलिसीज लेकर आ गया। अब अगर उसने सिन्हाला को ओनली स्पीकिंग बोल दिया तो अब सारी चीज़ें क्या होगी, सिन्हाला के अकॉर्डिंग होगी। सिन्हाला अब जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी यूनिवर्सिटी में पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब होगी, सारे सिन्हाला के अकॉर्डिंग, सिन्हाला के फेवर्स में कर रहे हैं ये पॉलिसीज। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ तो गया, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और फोस्टर कर रहा है सिर्फ किसको, बुद्धिज़्म को। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर, ये सारे गवर्नमेंट मेजर कम वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आ रहे हैं। ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज होती जा रही है हमारी। हम देख रहे हैं कि सिन्हाला की वो सारी की सारी फेवरेबल और प्रेफरेंशियल, लेकिन जो तमिल की जो है वो सारी डिक्लाइन कर दी जा रही है, डिसरिगार्ड कर दी जा रही है। जिससे क्या इंक्रीज हो रहा है, फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। जो एक जो गुस्से की भावनाएं होती है वो पैदा होती जा रही है। जो श्रीलंकन तमिल, जो तमिल वो वाले तमिल जो श्रीलंका में ही पैदा हुए, उनमें तो गुस्सा ऐसे भरता जा रहा है कि हम तो यहीं पैदा हुए हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं देखा जा रहा, ना सोचा जा रहा। दे फेल्ट कि नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी उसमें से पॉलिटिकल पार्टी हमारी सुनना नहीं चाहता। सारे के सारे बुद्धिस्ट सिन्हाला के लीडर और उनके ही सेंसिटिव लैंग्वेज, सारे कल्चर उनकी बारे में सुनना चाहते हैं। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट है और जो पॉलिसीज़ है वो डिनाई कर रही है इक्वल पॉलिटिकल राइट और डिस्क्रिमिनेट कर रही है हमारे साथ, हमारे जॉब के साथ अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है और इग्नोर कर रही है हमारे सारे इंटरेस्ट। जिससे रिजल्ट क्या निकल के आता है, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, गुस्सा आएगी, भावना हो जाएगी, दोनों में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ऑब्वियस है। तो वही है कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल, बिटवीन द एक स्ट्रेंड ओवर द टाइम, बहुत टाइम तक ऐसे है सेम चीज़ रहने के बाद कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है, वॉर टाइप चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो श्रीलंकन तमिल जो है लॉन्च करते हैं पार्टी, एंड अब जो श्रीलंकन तमिल है वही लॉन्च कर लेते हैं पार्टी और स्ट्रगल करते हैं, लड़ाई मतलब लड़ाई नहीं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं रिकॉग्नाइज करने की कि उनकी जो पार्टी है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। और फॉर अ रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सिक्योर एजुकेशन एंड जॉब। वो क्या करते हैं, वही वो चाहते हैं कि उनको इक्वालिटी मिले और एजुकेशन में भी और जॉब में भी, उसी के उसमें वो लग जाते हैं। रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए उन्हें, याद रखना वर्ड क्या चाहिए उन्हें, किस लिए वो लड़ रहे हैं, रीजनल ऑटोनॉमी, किस में, अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब और एजुकेशन में, ठीक है। बट देयर डिमांड मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंशियल पॉपुलेटेड बाय तमिल वर रिपीटेडली डिनाई।
लेकिन जो वो डिमांड करे जा रहे थे ऑटोनॉमी की कि प्रोविंशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, प्रोविंशियल पॉपुलेशन पॉपुलेटेड होना चाहिए, तो वो डिनाई की जा रही थी, बार बार मना की जा रही थी। बाय 1980 में क्या होता है, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आती है, बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आती है, डिमांड करना शुरू हो जाती है कि हम तमिल हैं, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, एक अलग से स्टेट चाहिए, अलाम बोलते हैं जिसको, वो चाहिए है नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में। नॉर्दर्न और ईस्टर्न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग इस और इस वाले पार्ट में ही रहते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब बता देती हूँ। ऑटोनॉमी का मतलब वो होता है कि एक अलग से, ऑटो मतलब खुद, नॉमी मतलब खुद की जगह, खुद खुद गवर्न करे। तो वो अपनी जो जगह है वो खुद की मांग रहे थे कि जो ये नॉर्थ और जो ईस्ट वाला साइड है ये हम खुद अपने अकॉर्डिंग गवर्न करेंगे, जॉब हो गई, एजुकेशन हो गई, सारी चीज़ें, तो इसलिए वो मांग रहे थे इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट मांग रहे थे। अब जो है द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द दोनों कम्युनिटी में डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा फैल जाता है, कन्फ्लिक्ट बच जाते हैं, एक तरीके से सिविल वॉर होना शुरू हो जाता है। सिविल वॉर में बता दूँ क्या होता है, सिविल वॉर क्या होता है, जब वो कंट्री है, एक कंट्री के अंदर ही दो तीन कम्युनिटी हैं, वो अगर लड़ाई कर ले, दो ज़्यादातर दो में हो जाता है, कोई ना कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी में, दो जो है वो क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, क्लैश हो जाते हैं बिटवीन टू और मोर कम्युनिटी। जब दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटी में वॉर स्टार्ट हो जाते हैं, क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सिविक। लेकिन ये कंट्री के अंदर ही होता है, तब वो सिविल वॉर कहलाता है। एज अ रिजल्ट जिससे क्या निकलता है, थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ ऑफ कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी के किल होते हैं भाई जब सिविल वॉर हो रही है। मैनी फैमिलीज फोर्स टू लीव, बहुत सारी फैमिली जो है वो कंट्री को छोड़ने के लिए हो जाती है, रिफ्यूज़ीज़ हो जाते हैं, रिफ्यूज मतलब दूसरी जगह जाने के लिए वो हो जाते हैं, फोर्स किए जाते हैं कि जा रहे हैं वो। बहुत सारे जो है लाइवलीहुड, अपनी जो रहन सहन की जो है वो सारी चीज़ें छोड़ कर निकल जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप इकोनॉमिक में पढ़ोगे सारी चीज़ें कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें कैसे हुई थी। बट सिविल वॉर जो है वो एक तरीके से टेरिबल सेटबैक था। अब अगर इतनी ज़्यादा वॉर एक तरीके से वो ख़राब ही होती है, तो अगर ऐसा होगा तो सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक जो है लाइफ एक तरीके से सेटबैक, एक बेकार तरीके से चीज़ें निकल के आएंगी, टेरिबल सेटबैक आएगा। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में अकोमोडेशन मतलब रहना, रहन सहन, कैसे चीज़ें कैसे हो गई थी बेल्जियम में। बेल्जियम लीडर जो है, अब जब उनको समझ आया कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डच बोलने वाले अलग हैं, फ्रेंच बोलने वाले के, जर्मन अलग है बोलने वाले, तो थोड़ी बहुत तो कैपिटल है वहाँ पे, हम डिफरेंट देखते हैं वहाँ पे, तो फ्रेंच ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमें क्या है, उन्होंने देखा, लीडर्स ने देखा, ये सारी चीज़ें सिर्फ एनालाइज करी थी कि ऐसा है, और कन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत तो आ ही रहा था। उन्होंने समझा सारी चीज़ों को, और उन्होंने समझने के बाद क्या करा, बेल्जियम लीडर ने डिफरेंट पाथ लिया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने समझा, और रीजनल डिफरेंट जो कल्चर है उन सबको समझा, और 1970 और 1993 में दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन पहले से लिखा हुआ है लेकिन 4 बार उन्होंने बदला। अमेंडमेंट मतलब चेंज करा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, चेंज करा है उन्होंने। अमेंडमेंट मतलब चेंज करा, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 बार उन्होंने चेंज करा है कि चीज़ें अच्छे से चले, ताकि एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन अ कंट्री, सेम कंट्री में अच्छे से लोग रह सके, इसलिए उन्होंने 4 बार चेंज करा। लेकिन चेंज क्या करा है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डिफरेंट कंट्री से उन्होंने समझा और उसके बाद चेंज कराई। पहली चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रांच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल, कि जो फ्रांच और डच बोलने वाले मिनिस्टर्स होंगे वो सेंटर में इक्वल होंगे, ये याद करना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए, अगर ऐसे देखा जाए तो पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि सेंटर में जो आप देख रहे हो तो इसमें इक्वल पावर होनी चाहिए, इक्वल हमें देखने मिलना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इक्वल पावर सेंटर में, सेंट्रल में। और किस के बीच में, डच के बीच में, डच के पास भी जितनी पावर होगी और फ्रांस के पास भी जितनी पावर होगी, दोनों के पास हमें इक्वल पावर देखने को मिलनी चाहिए। स्पेशल लॉ रिक्वायर सपोर्ट, ताकि सपोर्ट मेजॉरिटी को भी मिले और लिंग्विस्टिक ग्रुप को भी मिले। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए सिंगल कम्युनिटी की वो डिसीजन में कोई एक ही यूनिलेटरली डिसीजन ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल पावर होनी चाहिए। मैनी पावर जो है अभी दूसरा है, ये पहला था। दूसरा, मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू अ स्टेट गवर्नमेंट, काफ़ी पावर जो है सेंटर में जो है, अब सेंटर में हमें ये पता है डच ज़्यादा मेजॉरिटी है, तो इसलिए स्टेट में
कोई और मेजॉरिटी हो सकता है। इसलिए बोला गया है कि स्टेट्स में जो ये है, स्टेट्स हैं ये हमारे स्टेट में भी पावर्स को क्या कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए, पावर उनको भी पावर दी जाए, मतलब स्टेट के पास भी कुछ पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, ये बोला गया। ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन सेंटर ले रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेट के पास भी कुछ पावर होनी चाहिए। तो यही बोला कि मैनी पावर जो है और सेंटर के पास हैव बीन गिवन टू स्टेट को पावर दे देनी चाहिए। ये स्टेट जो है आर नॉट सबॉर्डिनेट, एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्टेट ने, जो हमारे सेंटर ने बोल दिया वही स्टेट कर रही है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वही सबॉर्डिनेट, वो सबॉर्डिनेट है, एक तरीके से नहीं होना चाहिए। इक्वल पावर्स होनी चाहिए, स्टेट के पास भी कुछ पावर्स होनी चाहिए। ब्राज़ील हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। अब हमें ये तो समझ आ गया सेंटर में डच की पावर ज़्यादा है, तो और कैपिटल में डच की पावर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले उनकी पावर ज़्यादा है। तो उससे क्या है कि ब्राज़ील में एक अलग ही गवर्नमेंट लेकर आ गए। थर्ड वाला पॉइंट ये था कि ब्राज़ील में जो है हैज़ अ सेपरेट्स, उसका जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट अलग ही लेकर आके कि दोनों कम्युनिटी के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। दोनों के पास बोलने का अधिकार जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एंड जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो एक्सेप्ट करेंगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन। फ्रेंच यहाँ पे मेजॉरिटी है, ज़्यादा लोग यहाँ पे फ्रेंच हैं, वो भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी हमने देख लिया कि डच है, तो फ्रेंच यहाँ पे करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे वो, और यहाँ पे डच एक्सेप्ट करेंगे। तो सेंटर में जो डच ज़्यादा है, लेकिन वो एक्सेप्ट करेंगे कि फ्रेंच इक्वल रहे हमारे, और यहाँ पे कैपिटल में फ्रेंच ज़्यादा हैं तो फ्रेंच वाले लोग एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है डच को इक्वल पावर दे दो। अब क्या होता है, फोर्थ आता है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़कर देयर आर थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने माना। जो लीडर्स थे इन्होंने क्या करा कि कम्युनिटी गवर्नेंस बनाई। इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये निकल के आता है कि फोर्थ पॉइंट उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए ताकि कम्युनिटी के कुछ सबके कम्युनिटी के अलग अलग रीजनल कल्चरल डिफरेंट होते हैं, तो इलेक्ट किए जाएंगे। इसमें बोला हुआ है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो कि इलेक्ट की जाएगी पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज के। जैसे इसमें क्या आएंगे, डच बोलने वाले भी लोग होंगे, फ्रेंच बोलने वाले भी लोग भी होंगे, जर्मन बोलने वाले लोग भी होंगे, सारे लोगों की एक कम्युनिटी बनाई जाएगी। नो मैटर कहाँ से वो आ रहे हैं, कहाँ रहते थे, कोई मतलब नहीं है, इस सारे उसमें से हम एक एक दो लोग कुछ लोग लेंगे और उससे गवर्नमेंट बनाएंगे। क्योंकि कल्चरल एजुकेशनल लैंग्वेज जो है रिलेटेड इशू, डच में कल्चरल इशू अलग हो सकते हैं, लैंग्वेज भी अलग हो सकते हैं, एजुकेशनल भी अलग हो सकते हैं, फ्रेंच में भी हो सकते हैं, जर्मन में भी हो सकते हैं, बोलने की भाषा और पढ़ाने की भाषा डिफरेंट, तो तरीका भी अलग अलग हो सकता है। उन सबको और उससे रिलेटेड इशू को सॉल्व करने के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। ये फोर्थ था, चारों इंपॉर्टेंट है। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशन है यही वहाँ पे लोगों को जो रह रहे हैं उनके लिए एक ईजी और अच्छा वे निकल के आया है। दे हेल्प अवॉइड जो भी सिविकल स्ट्राइफ इन लोगों के बीच में आ रही थी उसको पॉसिबली सही करने के लिए, पीसफुल लाइफ करने के लिए आया। बहुत सारे जो यूरोप हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि यूनियन जैसे ब्राज़ील जो है चूज़ करते हैं एक साथ रहना, तो बहुत अलग अलग तरीके का वो कोई ना कोई अमेंडमेंट या डिफरेंट पाथ लेकर आते हैं। तो हमें ये तो समझ आया कि बेल्जियम में काफ़ी सही चीज़ें चूज़ की जिससे पीसफुल लाइफ वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में अभी ऐसा कुछ नहीं है। वट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरी, दोनों स्टोरी से क्या समझ आया, वो दोनों डेमोक्रेटिक है, चूज़ तो पीपल ही कर रहे हैं, येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, लेकिन पावर शेयर जो हो रहा है वो डिफरेंटली हो रहा है। ब्राज़ील में क्या हो रहा है, लीडर ने रियलाइज़ करा, और यूनिटी ऑफ कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली द एक्सेप्ट, यूनिटी तभी हुई जब दोनों ने एक दूसरे की जो कम्युनिटी है उसको रिस्पेक्ट करना शुरू करा, तभी चीज़ें सही हुई। जैसे सच्चा रियलाइजेशन, इस रियलाइजेशन से क्या हुआ कि म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लिया उन दोनों ने और पावर्स को शेयर कर लिया। लेकिन श्रीलंका में हमें देखने मिलता है कि कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है श्रीलंका, जो कि हमें शो करता है मेजॉरिटी अगर है और मेजॉरिटी फोर्स में है, डोमिनेंस में है, दूसरे को नीचा दिखाकर और रिफ्यूज़ कर देती है कि हम पावर शेयर नहीं करेंगे, तो वो
यूनिटी नहीं हो पाती है कंट्री में, और कंट्री जो है सही से वर्क नहीं कर पाता। बेल्जियम में एक्सेप्ट किया तो बेल्जियम में सही चला, लेकिन श्रीलंका में एक्सेप्ट अगर नहीं करते तो नहीं चलेगा। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, क्यों सारे लोग चाहते हैं कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं एक बार शॉर्ट में लिखूंगी। दिख रहा है? हाँ, अभी मैं शॉर्ट में लिखूंगी, बट जब ऐसा है कि जब मैं क्वेश्चन आंसर ही करवा रही हूँ सिर्फ, तब मैं सही से आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। अभी तो मैं शॉर्ट में ही बताऊँगी, पॉइंट्स हैं सिर्फ एज अ नोट्स। क्यों डिज़ायरेबल है, लोग डेमोक्रेटिक में होते हैं तो क्यों चाहते हैं कि ऐसा हो ही हो? तो पहला रीज़न ये होता है, फर्स्ट रीज़न ये है, फर्स्ट रीज़न हम पढ़ते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग जो है गुड है क्योंकि ये हेल्प करता है रिड्यूस द पॉसिबिलिटी। पहला रीज़न क्या है कि रिड्यूस करता है, किसकी पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, कि कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी होती है कि लड़ाई होगी ही होगी, होगी ही होगी, तो वो उस कन्फ्लिक्ट को कि कन्फ्लिक्ट ना हो, वो एक पॉसिबिलिटी ऐसी बना देता है कि कन्फ्लिक्ट ना होने वाली बिटवीन कोई भी सोशल कम्युनिटी ग्रुप हो गया, किसी भी कोई भी ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट कम होने की एक पॉसिबिलिटी बना देता है। एक तो ये हो गया। सिंस द सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लेड टू अ वायलेंस, क्योंकि सोशल कन्फ्लिक्ट से वायलेंस होता है, पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी भी होती है। पावर शेयरिंग जो है बहुत सही है क्योंकि उससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब जैसे अगर हाँ, अगर किसी एक के पास पावर है, किसी एक के पास क्या है, वो पावर है उसके पास, ठीक है, और वो अगर एक ही के पास पावर है और उसे पता है कि वो कुछ भी करे अपने अकॉर्डिंग, कोई मतलब नहीं है, उसके पास पावर रहेगी ही रहेगी, तो इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। अपने अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर रहा है और तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन अगर उसे पता है कि पावर जो है किसी और के पास भी जा सकती है, ठीक है, तीसरे चौथे किसी के पास भी, तो जो है स्टेबिलिटी बनी रहती है और सही से काम होता रहता है। Imposing the will of majority community over the other look like the attractive option in the short run। अगर ऐसा देखो, मेजोरिटी की कम्युनिटी डोमिनेंस में रहे, ये उस टाइम ऐसा दिखता है कि बहुत सही है, बहुत सही है, लेकिन ये शॉर्ट रन के लिए अच्छा दिखता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये यूनिटी भी नहीं बनी रहती है, ठीक है। टायरेंसी ऑफ मेजोरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर माइनॉरिटी, सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही ख़राब नहीं है, बट वो जो है मेजॉरिटी के लिए भी लॉन्ग टर्म में बहुत ख़राब है चीज़ें। देयर इज़ सेकंड, यहाँ पे सेकंड है कि डीपर रीज़न है एक साइड। फर्स्ट रीज़न तो यही है कि रिड्यूस कर देती है कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी, और दोनों मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए बेकार है। अगर हम माइनॉरिटी की बात करें उनके लिए भी है, और मेजॉरिटी की बात करें उनके लिए भी, ये पहला रीज़न। लेकिन सेकंड रीज़न की बात करें तो सेकंड रीज़न ये बताता है हमको कि सेकेंड रीज़न बता रहे पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, की पावर शेयरिंग तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये क्या है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, यानी कि जान, यानी कि सोल की तरह है। पावर शेयरिंग होती ही होती है। अगर आप डेमोक्रेटिक है आपकी गवर्नमेंट, तो फिर पावर शेयरिंग होगी ही होगी, ऐसा बोला था, जान है ये। इस तरीके से डेमोक्रेटिक रूल जो है इन्वॉल्व पावर शेयरिंग, इस डेमोक्रेटिक रूल में ही पावर शेयरिंग हो रखा है, इन्वॉल्व है पहले से ही, जो कि अफेक्ट करता है बाय इट्स एक्सरसाइज हु लिव इन, जो कि उसमें रह रखे हैं उन लोगों को, और पीपल जो कंसल्ट करते हैं कैसे गवर्न करना है कैसे नहीं करना है, उनको एक राइट भी मिलता है, ठीक है, कि वो जाकर बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चीज़ें कैसे गवर्न हो रही हैं, सही चीज़ें नहीं हो रही हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन, वही लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जिसमें पार्टिसिपेशन हो हर इंसान का। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न, अगर दोनों को देखें तो इस वाले को हम बोलते हैं प्रूडेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मतलब वाइजनेस के साथ अगर सोचा जाता है, विजडम के साथ अगर सोच कर चीज़ें की जा रही है, अगर हम सोच कर अच्छे से सोच कर रहे हैं तो ये सोचा हुआ एक रीज़न है कि लड़ाइयाँ कम होंगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम सेकंड रीज़न की बात करें तो ये जो है मोरल है, एथिकल, कि ऐसा तो करना ही है, ठीक है। तो यही लिखा है कि अगर हम फर्स्ट वाले देखें तो ये स्ट्रेस करता है पावर ऑफ शेयरिंग ब्रिंग अ बेटर आउटकम, इससे क्या निकल के आएगा, बेटर आउटकम निकल के आएगा। और सेकंड वाले क्या है कि वो एक पावर शेयरिंग वैल्यूएबल रहेगी, पावर शेयरिंग अगर हम करेंगे तो ये एम्फेसाइज करेगी कि ये वैल्यूएबल है, मोरल है, ऐसा करते ही हैं और ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमें 4 बताए हुए हैं, जो कि 4 वैसे हम 2 ही देखते हैं ज़्यादातर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, जो आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन यहाँ पे कितने फॉर्म है, 4 फॉर्म है,
फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पहले हम रीड कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। पावर शेयरिंग के फॉर्म, कितने फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं? 4 फॉर्म देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है, पावर शेयरिंग कैसे कैसे होती है, वो हम उसके बारे में रीड करेंगे। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज, निकल के आया था जब हमने अपोजिशन किया टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पार्टी। अगर एक पार्टी है, उसके पास पावर है, उसके पास पावर है, उसके पास पावर है, यानी कि डिवाइड नहीं हो सकती, सारी पावर एक उसके पास ही है। वो किसी को भी कोई भी पावर नहीं देता है, अपने पास ही रखता है। किसी को अगर कहीं पे कुछ भी काम कराना है, डिफेंस के बारे में सारी चीज़ें, और अगर खेती अगर है, एग्रीकल्चर जो है, क्रॉप्स जो है, कहाँ पे जाएगी, किसको दी जाएगी, सारी चीज़ें अपने पास रख रखता है। तो ये सारी पावर उसके पास है। तो जब एक ही के पास पावर रहती है तो निकल के आता है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तब यहाँ से निकल के आता है, जब वो अपोज करते हैं कि एक ही के पास नहीं हो सकती, एक ही के पास नहीं हो सकती, पावर सबको दो, पावर सबको दो। जब ऐसा होता है, जब वो बोलते हैं कि पावर सबको देनी है, तब ऐसा होता है, तब निकल के आता है पावर शेयरिंग वर्ड। एंड बहुत टाइम पहले क्या होता था, इट वॉज बिलीव, ऐसा माना जाता था कि पावर जो है मस्ट रिसाइड इन अ वन पर्सन और अ ग्रुप, एक ही के इंसान के पास रहे, या एक कुछ कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं उनके, जो एक ग्रुप है उनमें जो लोग हैं उनके पास ही रहे, जो एक जगह रहते हैं। इट वॉज फेल्ट, धीरे धीरे ये फील होने लग गया कि इट वॉज द, उनको ऐसा, जब ये क्यों माना जाता था, क्यों बोलते थे कि एक ही के पास पावर हो, इसलिए माना जाता था, इट वॉज फेल्ट दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड, अगर डिसाइड करने की पावर को डिस्पर्स कर दिया जाए, दैट मीन्स की पावर सबको दे दी जाए, फैला दी जाए, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ, सब बताओ क्या करना है, क्या करना है, बहुत सारे लोगों को बोल दो, तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन, तो इससे जल्दी डिसीजन नहीं आता, ऐसा उनका माना जाता था, और उसको इन्फोर्स करने में बहुत टाइम लगता है। बट दीज नोशन हैव चेंज विद द इमर्ज ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी जैसी आई तो चीज़ें चेंज हुई। वन बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का यही है कि आपको पावर तो शेयर करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें अच्छी चलेंगी। डेमोक्रेसी में क्या है कि पीपल रूल देम सेल्फ, पीपल खुद ही अपनी सत्ता को चलाते हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस जिसको बोला जाता है, उसके थ्रू। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अच्छे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, ड्यू टू in due respect is given to diverse group and view that exist in society। अच्छे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि डाइवर्स ग्रुप, अलग अलग ग्रुप होते हैं, और सारे सबके व्यू जो हैं वो सोसाइटी में जो वो रखे जाते हैं। एवरीवन हैज़ अ वॉइस, हर किसी की आवाज़ होती है। सब इन शेपिंग अ पब्लिक पॉलिसीज़, जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में, अगर पॉलिसी जो है निकाल दी, जैसे गवर्नमेंट हमारी निकाल देती है और हमें कुछ लगता है, तो हम जाके, काफ़ी लोग जो है हमारे बदले पार्लियामेंट में बात करते हैं, और पार्लियामेंट में नहीं भी सुनाई देते, तो हमारे पास है अपॉर्चुनिटी, राइट है कि हम उसको स्ट्राइक करके, या बहुत सारी चीज़ें हैं उसके थ्रू हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो एवरीवन हैज़ अ वॉइस, हर किसी के पास वॉइस है, तो इसलिए बोला जाता है डेमोक्रेटिक पार्टिकल जो है उसकी जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जितने लोगों तक कर सकते हो। इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक, ये तो पहले वाली जैसे जैसे पहले था तो नहीं एक ही के पास पावर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे चेंज हुए। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में क्या है, पावर जो शेयरिंग है कैन टेक मैनी फॉर्म, बहुत अलग अलग फॉर्म भी हैं। जैसे डेमोक्रेसी हमें समझ आई क्या है, हमें समझ आया पावर शेयरिंग क्या है, तो धीरे धीरे हमने ये भी समझा कि पावर अगर हमें शेयर करना पड़ेगा तो उसके भी क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से हम पावर्स को शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्गन हमें पता है 3 हैं, जो अभी तक आपने बार बार रिवाइज किए होंगे। क्या क्या करें हैं, लेजिस ओहो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यही रीड किए हैं आपने। तो यही ऑर्गन हमें पता है। तो ये ऑर्गन में जब अब ये इसके पास भी पावर है, इसके पास भी पावर है, इसके पास भी, लेकिन सबके पास इक्वल पावर है। तो यहीं पे ये बोला हुआ है कि सच एज, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसे हुआ है, ऐसे करके हुआ है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। ये जो है हमारी कैसी, हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, क्योंकि ये अलाउ करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को सेम लेवल के, इनकी सबका लेवल क्या है, सेम है, सेम लेवल के सबको इक्वल इक्वल पावर दी जाए। ठीक है, सच सेपरेट, ये जो सेपरेशन है, नन ऑफ देम, ऐसा नहीं हो, सबके पास जो है अनलिमिटेड पावर है। इसके पास भी खुद की जितनी जो पावर है बहुत ज़्यादा है, खुद की इनके पास अकेले के लिए बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनका ये जो अपनी पावर का मिसयूज़ कर पाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इससे क्या होता है कि
ईच ऑर्गन चेक करता रहता है, एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं। दिस इज रिजल्ट, ये रिजल्ट आता है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है एक दूसरे में बना रहा है, बैलेंस बना रहा है सबकी पावर्स का। जो कि लास्ट ईयर जो है आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी में कि इवन तो मिनिस्टर और गवर्नर ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, मिनिस्टर और गवर्नमेंट के पास पावर बहुत सारी है, लेकिन वो फिर भी रिस्पॉन्सिबल है किसके, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उनको आंसर देना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे जज जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के थ्रू, एग्जीक्यूटिव के थ्रू वो अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। जैसे चीफ जस्टिस वगैरह जो है, जज वगैरह जो है, ये पार्लियामेंट हो गए या फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करवाते हैं और पार्लियामेंट बताते हैं, कोलिजन वगैरह, कोलेटरल, ये इलेक्ट्रोल वगैरह बनते हैं जो कि चूज़ करते हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव चूज़ करते हैं। प्रेसिडेंट जो है ओथ दिलवाते हैं ना चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो इस तरीके से चूज़ तो ये कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चूज़ इन्होंने करा, लेकिन इनका काम है, जुडिशरी का काम है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह को भी प्रेसिडेंट ही चूज़ कर रहे हैं, लेकिन लेकिन जजेस का काम है, जुडिशरी का काम है कि वो चेक करेंगे इनके फंक्शन, ये इनको चूज़ करें लेकिन ये इनके फंक्शन चेक कर रहे हैं, और लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट के फंक्शन या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के फंक्शन, राज्यसभा के फंक्शन, सबके फंक्शन कौन चेक कर रहे हैं, जुडिशरी चेक कर रहे हैं। तो इससे क्या बनता है, हम देखने को मिलता है कि ये जो अरेंजमेंट बन रही है चेक एंड बैलेंस अरेंजमेंट कहलाती है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहलाती है, ये याद कर लेना। व्हाट इज चेक एंड बैलेंस सिस्टम अगर क्वेश्चन आता है। जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के थ्रू जजेस अपॉइंट होते हैं और दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, और वो जजेस चेक करते हैं कि फंक्शन एग्जीक्यूटिव के सही हो रहे हैं या नहीं, लॉ सही से बन रहा है या नहीं लेजिस्लेचर का, और इसी को बोलते हैं हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम। सेकेंड हम पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे हम गवर्नमेंट की पावर जो है उसको शेयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसी के नीचे, इसके नीचे जुडिशरी है, इसके नीचे हाई कोर्ट आ जाता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रहता है, फिर हाई कोर्ट रहता है, तो पावर इनके पास ज़्यादा है, फिर कुछ पावर इनके पास है, कुछ पावर नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके पास है। इसमें भी जो है यहाँ पे हमें देखने मिलता है, ये सेंट्रल की पावर दिखाई देती है, ये स्टेट की पावर दिखाई देती है, अगर पंचायत और विलेज में आ जाते हैं तो पंचायत और विलेज की पावर हमें दिखाई देती है। सेम तरीके से लेजिस्लेचर में हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के बाद अगर हम स्टेट की साइड जाते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास, स्टेट असेंबली में हम पावर देखने को मिलते हैं। तो ये पावर जो है डिफाइड है, सबकी अलग अलग अपनी अपनी पावर्स हैं। तो ये पावर्स ऐसे नीचे 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 ऐसे जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर तो डिफरेंट लेवल पे भी होते हैं, इसका ये बड़ा लेवल हो गया, फिर से छोटा लेवल, फिर से छोटा लेवल, इस तरीके से लेवल्स में डिवाइड है। तो लेवल्स में डिवाइड है तो ये लेवल्स में भी डिवाइड होती है पावर। तो जनरल गवर्नमेंट जो है एंटायर कंट्री और गवर्नमेंट में प्रोविंशियल और रीजनल लेवल भी होते हैं। प्रोविंशियल हम स्टेट को भी बोलते हैं, प्रोविंशियल का दूसरा नाम स्टेट है। प्रोविंशियल और रीजनल लेवल भी होते हैं, रीजनल उससे नीचे आ जाते हैं। सच जनरल गवर्नेंस अब एंटायर कंट्री में अगर ऐसा होता है तो उसको फेडरल कहा जाता है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, हम रेफ़र करते हैं कि सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, उसके बाद फिर स्टेट या प्रोविंशियल आ जाती है, रीजनल गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाता है, किसी में स्टेट गवर्नमेंट बोल दिया, किसी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोल दिया, किसी में रीजनल गवर्नमेंट बोल दिया, कुछ भी बोल देते हैं। इंडिया में हम स्टेट गवर्नमेंट का नाम देते हैं। तो ये जो सिस्टम है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारी कंट्री में ही ऐसा होता है, लेकिन हाँ काफ़ी कंट्री में ऐसा किया जाता है। किसी किसी कंट्री में प्रोविंशियल है ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, बट उसकी भी ऐसी ही चल रही है, सेम तरीके से वर्टिकली चल रही है लेवल। बट इन दूस कंट्री, जैसे हमारी कंट्री है, कुछ कुछ कंट्री में प्रोविंशियल है ही नहीं, लेकिन कुछ कुछ जैसी हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में लेवल में बटे हुए लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ध्यान देता है कि जो पावर है वो सारे लेवल में बटे, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली लेवल है, जो बड़ी वाली लेवल है उसमें ज़्यादा पावर हो, ऐसा नहीं है, जो उसके नीचे भी पावर से बटी होनी चाहिए। दिस इज़ वॉट दे डिड इन बेल्जियम, और यही काम बेल्जियम में किया गया था कि ऊपर वाले को पावर दे दी, फिर नीचे वाले में से डिवाइड कर दी, कुछ पावर इन पे भी, कुछ पावर इन पे भी, कुछ पावर इन पे भी। सिटीज़ में हमने देखा था कि इक्वल पावर कर दी थी, तो यही था, इक्वल पावर जब हम कर देते सेम लेवल पे। श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया, तो हमने देखा क्या प्रॉब्लम कितनी दिखाई दे रही थी। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ, इसको हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल लिख देते सही से, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर।
इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आपके पास ये जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी अगर हो गई, यूनियन हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर के बाद हम देखते हैं कि ये पावर जो है इसमें भी होती है, सेंट्रल के बाद हम स्टेट में भी देखते हैं इनके पास भी पावर है, उसके बाद हम देखते हैं कि लोकल के पास भी अपनी कुछ पावर है। तो ये जो है इसको फेडरल बोला जाता है। फेडरल ये ऐसे कि नीचे नीचे पावर जो है डिवाइड हुई है वर्टिकली, उसको फेडरल हम बोल देते हैं। अब जो है द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट। स्टेट के नीचे भी होंगे, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत, उनमें भी पावर डिवाइड होगी सेम जैसे स्टेट में डिवाइड हुई है वैसे ही। लेट अस कॉल द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग, इसमें क्या इन्वॉल्व है कि हायर एंड लोअर लेवल, हायर के पास कुछ है, फिर लोअर के पास कुछ पावर है, फिर उससे लोअर के पास कुछ पावर है, तो इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा गया है। थर्ड जो है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप में भी पावर डिवाइड हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो रिलीजियस और लैंग्विस्टिक ग्रुप्स भी होते हैं। रिलीजियस मतलब अलग अलग रिलीजन के ग्रुप, और लैंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप, तो उनके पास भी अपनी अपनी पावर होनी चाहिए। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में बना दी गई थी ताकि क्या हो कि सही से जो पावर है वो बराबर हो। कम्युनिटी ऐसे ऐसे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया जिसमें डच भी थे, फ्रेंच भी के लोग भी थे और जर्मन के लोग भी थे। डेट मीन्स कि जो पावर है वो सबके पास थी। तो जब सोशल ग्रुप में इक्वल इक्वल पावर दे देते हैं वो एक अच्छा एग्जाम्पल कहलाता है। तो बेल्जियम का एक अच्छा एग्जाम्पल था ये। सम कंट्रीज़ में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो एग्रीमेंट है वो सोशली वीकर लोगों और वुमेन्स को थोड़े ज़्यादा दे दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सोशल वीकर होते हैं, पहले से ही वीक है। तो उस चीज़ को हमें इक्वल करने के लिए अगर अगर हम बात करें तो वुमेन अगर बहुत पहले से ही पिछड़ी हुई है, अगर मेल यहाँ खड़े हैं और वुमेन यहाँ खड़ी है, तो पहले उसको हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, उसके बाद हम जो भी बात करेंगे वो इक्वल हम रखेंगे। तो इसलिए इकोनॉमिकली वीकर जिनके पास बहुत ही वीक है उनको पहले हम यहाँ तक लाते हैं, रिजर्वेशन देते हैं, फिर उसके बाद हम उनको इक्वालिटी करवाते हैं। तो यही बोला हुआ है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, कि हम कुछ पार्ट जो है हम रिजर्वेशन के तौर पे देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स जो सोशल ग्रुप है उसको फील ना हो, एलिनिएटेड फील ना हो, एकदम गरीब और कि हमें कोई पावर नहीं मिल रही है ऐसा उनको फील ना हो। इसलिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है माइनॉरिटी कम्युनिटी में, ताकि उनको फेयर शेयर दी जाए, फेयर पावर दिया जाए। इसके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे सोशल डाइवर्सिटी के बारे में कि वो कैसे रहते हैं सारी चीज़ें। पावर शेयरिंग जो है अमंग द, अब हमने देखो मैं बताती हूँ क्या क्या पढ़ा अब तक, थर्ड एक बार रिवाइज करा दूँ। पहले में हमने पढ़ा कि ऑर्गन जो है इक्वल 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 उन सब में इक्वल पावर डिवाइड है। अगर स्टेट में भी इक्वल पावर है सारे स्टेट्स के पास, लोकल में भी सब लोकल के पास बराबर पावर है। इसमें देखते हैं कि हम स्टेट के पास कुछ पावर है, फिर उसके बाद हम देखते हैं उस लोअर वाले उसके पास कुछ पावर है, हायर के पास, फिर लोअर के पास, फिर सब लोअर के पास, ऐसे पावर डिवाइड होती है। पावर दोनों में डिवाइड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनमें ही डिवाइड, ऐसा होता है कि सोशल ग्रुप में भी पावर इक्वली डिवाइड होती है। सेम सोशल ग्रुप में भी हम पावर डिवाइड देखते हैं, ठीक है। और पावर जो शेयरिंग है वो हम देखने को मिलती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होती हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, कुछ मूवमेंट मतलब विद्रोह होता है ना, उसमें भी होती है। ये कंट्रोल और इन्फ्लुएंस जो दूस इन पावर, जो पावर में है उनके पास ही कंट्रोल और इन्फ्लुएंस रहता है। हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी देखते होंगे, जिसके पास ज़्यादा पावर है उसका कंट्रोल रहता है। तो ये वाली चीज़ें। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन मस्ट हैव अ फ्रीडम टू चूज़ अमंग द वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। पावर के लिए वो कंटेंडर अपने आप चूज़ कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कंपटीशन बना रहता है, एक डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन बना रहता है, एक ये दो तीन चार चार लोग निकल के आ गए और एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो वो एक कंपटीशन बना रहता है, ठीक है। डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, क्योंकि पावर किसी एक की, ये जो पावर है हमेशा इसी आदमी के पास जाएगी ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। इसके पास भी जा सकती है, इसके पास भी और इसके पास भी। तो जो कंपटीशन जो है वो बना रहेगा और तभी ये जीतेंगे। तो लॉन्ग रन में जो ये पावर शेयरिंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ये बहुत अच्छा रहता है। कभी इसके पास पावर है, कभी इसके पास पावर है, कभी इसके पास पावर है, तो ये बहुत सही रहता है। आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप बहुत सही रहती है। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयर जो है डायरेक्टली और वेन टू और मोर पार्टीज़, कभी कभी क्या होता है कोई एक ही आ गई, अब ये जो है इसमें से क्या हुआ कि ये वाली पार्टी जीत जाती है और ये वाली पार्टी क्या है पावर में आ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये चारों पार्टीज जो हैं, ये इनमें से कोई भी प्रॉपर नहीं जीता, ना इसके पास ना इसके पास ना इसके पास ना इसके पास, किसी के पास मेजोरिटी नहीं आती। तो कोई तीन मिलके, तीन या दो, कभी कभी दो बोलती हैं कि हम दोनों मिल जाते हैं और इन दोनों की मिलके मेजोरिटी बन रही है, तो ये दोनों मिल जाते हैं और एक
एक सीट के ऊपर बैठते हैं, मतलब एक सीट के ऊपर ये पावर वो चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम अलायंस, जिसको बोलते हैं अलायंस, जो इलेक्ट किए जाते हैं। जिसके बाद ये कौन सी गवर्नमेंट कहलाएगी, किसी का एक का नाम नहीं होगा, ये कोलिशन गवर्नमेंट कहलाएगी। पावर में अब कोलिशन गवर्नमेंट कहलाएगी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम इंटरेस्टेड ग्रुप जो हो गए, जैसे ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हो गए, दे ऑल्सो गिव इनके भी शेयर दिया जाता है। इधर या तो ये पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ में, ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंस लाएंगे डिसीजन मेकिंग, जो हम डिसीजंस लेते हैं इन सब में। आप आगे जो चैप्टर है उसमें 3rd यूनिट में पढ़ोगे कि प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट जो है वो कैसे काम करते हैं। एंड यहीं तक था चैप्टर, यही है। मैं एक बार रीड करा देती हूँ। अगर हम ऑर्गन्स जो हैं, सेम ऑर्गन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में डिवाइड होती है वो पावर, या फिर हम हायर से लोअर में डिवाइड करते हैं, फेडरल जिसको बोलते हैं, फेडरल क्योंकि आ जाएगा फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल डिवीजन ऑफ लेयर, वो आ सकता है। और हम देखते हैं कि सोशल ग्रुप में भी डिवाइड हो सकती है। ऐसा भी होता है कि हमने देखने मिलता है पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर पार्टी, उन सब में भी हमें देखने मिलता है कि जो है पावर्स शेयरिंग होती है। और जब ऐसा होता है तो ज़्यादातर हम देखते हैं या तो मेजॉरिटी किसी एक के पास है, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर बनाते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो आज का यही टॉपिक था, यहीं तक था। इतना करने के बाद अब जो भी मुझे इम्पोर्टेंट ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है ये वाली चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको करवा दूँगी। एंड दिस इज़ ऑल, थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर सारी वीडियो सही लगती है, अगर समझ आता है अच्छे से, तो सब्सक्राइब करना एंड लाइक भी करना, मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट भी कर देना अगर कर पाओ तो। ओके, बाय।